हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MSD 2 का इकाई 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रस्तावना से। आधुनिक हिंदी काव्य पाठ्यक्रम के पहले खंड की यह पहली इकाई है जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इसके कई कारण हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी की जिस कविता से हमारा परिचय होता है उसे रीति काव्य के नाम से हम लोग जानते हैं। वह अपने स्वरूप और संरचना दोनों दृष्टियों से रूढ़िबद्ध, श्रृंगारपरक और सामंत वर्ग का अनुरंजन करने वाला काव्य था। दरबारों में रजाओं और मनसबदारों की चटुकारिता में, स्तुति में उन्हें प्रसन्न करने, हंसाने, चमत्कृत करने और उनकी रंगरलियों को और मधुर बनाने के लिए काव्य के परंपरागत लक्षणों के आधार पर कविता का सृजन होता रहा। समाज के व्यापक भावबोध से कटी हुई इस कविता का ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक चिंताओं के ऐसे कोई संदर्भ नहीं है जिनसे उस कविता का कोई महत्व स्थापित हो। हालांकि इस दौर में भी भक्ति, वीर, नीति काव्य की रचनाएं होती रही, लेकिन मुख्य धारा रीतिबद्ध कविता की ही रही। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक स्थिति भी कोई ऐसी नहीं रही जिसमें कलाओं के उत्थान की गुंजाइश हो। यही वह समय भी है जब अंग्रेज़ मिशनरियों यहाँ आकर अपने पांव जमा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद के लिए धीरे धीरे अपना राज स्थापित कर रही थी। रजाओं और नवाबों को आपस में लड़वाकर तथा जनता को हर प्रकार से लूटकर वे भारत की धन संपदा को यहाँ से ले जा रहे थे। देश को पूरी तरह असहाय और निर्धन बनाने की अंग्रेज़ों की साजिश के दबाव का ही विस्फोट सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में सामने आता है। सुनियोजित न होने के कारण यह विद्रोह हालांकि सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें सभी वर्गों, संप्रदायों, भाषा भाषियों ने एक साथ भाग लिया था। इसके बाद देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गई, जिसकी प्रधान महारानी विक्टोरिया थी। रीतिकालीन कविता के विपरीत इस आधुनिक युग में हिंदी कविता विषय, रूप, भाव, भाषा के स्तर पर पुरानी केंचुल उतारकर नया रूप धारण करने का प्रयास करती है। कविता दरबारों से निकलकर सीधे जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। इन सब प्रयासों में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक नेता की भूमिका निभाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विद्याओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हुए और पत्रकारिता द्वारा साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझाने का प्रयास किया है। एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व कितना वैविध्यमय, बहुआयामी और विकासशील रहा है, इसकी पड़ताल हम उनके काव्य के अध्ययन के माध्यम से करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक और अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए सूरदास, घनानंद बिहारी की परंपरा के अनुपालन में भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि की रचनाएं हैं, तो दूसरी ओर नई परंपरा का निर्माण करते हुए अपने समय और युग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली कविताएं भी हैं। पारंपरिक कविताओं में भी परंपरा का अंधानुकरण नहीं है, अपितु उसे भी समय अनुसार बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। भारतेंदु के समय गद्य और पद की भाषा अलग अलग थी। गद्य जहाँ घरी बोली में लिखा जाने लगा था, वहाँ पद की भाषा अधिकांशतः ब्रज ही थी। भारतेंदु की काव्य भाषा, काव्य रूप पर विस्तार से चर्चा हम इस खंड की अगली इकाई में करेंगे। तो आइए हम भारतेंदु का भक्तिपरक काव्य के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु की कविताओं का एक बड़ा अंश भक्तिपरक कविताओं का है। भारतेंदु ने काव्य की जिस सुदृढ़ परंपरा को विरासत में हासिल किया, उसमें विशाल भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी वे बखूबी परिचित थे, किंतु उनका तत्कालीन इतिहास इस बात का भी गवाह था
कीर्ति काव्य के रूप में साहित्य और समाज का रिश्ता दम तोड़ रहा था। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्य सृजन की पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव पड़ा था। इसलिए अपने छोटे से जीवन काल में उनकी काव्य रचना का आरंभिक हिस्सा धार्मिक कविताओं के रूप में परंपरा पालन करते हुए सामने आता है। यद्यपि उनकी ऐसी कविताएं भी राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी रूप से प्रभावित नजर आती हैं। भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं का जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुछ कविताएं तो ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्टि करने वाली कविताएं हैं। जैसे भक्त सर्वस्व, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाख महात्म्य, जिसमें बैसाखी के महीने के स्नान की महिमा का वर्णन है। या देवी छद्म लीला, प्रेम मल्लिका, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, रानी छद्म लीला आदि कविताओं में राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है। इनमें और ऐसी ही अन्य कविताओं में एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की सगुणवादी परंपरा का ही अनुकरण दिखाई देता है। इन रचनाओं में भारतेंदु पारिवारिक संस्कारों और अपने मत के अनुसार स्वयं को सगुण भक्ति के पक्ष में खड़ा करते हैं। 19वीं शताब्दी में बंगाल से सामाजिक धार्मिक नवजागरण की जो लहर उठी, उससे धार्मिक काव्य परंपरा के अनुपालन पर कई प्रश्न लग गए। धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलन, धर्म की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, धर्म द्वारा निर्देशित या प्रेरित सामाजिक कुरीतियों का जोरदार खंडन करके समाज सुधार पर बल देने का कार्य कर रहा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर भी इनका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी अनेक यात्राओं में बंगाल के इस समाज सुधारक नेताओं में से काफ़ी के साथ भारतेंदु व्यक्तिगत परिचय, दोस्ती और संपर्क भी रहा और अपनी मान्यताओं का विरोध करने वाली मान्यताओं के खिलाफ भी उन्होंने जोरदार कविताएं लिखी। कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परखकर बदला भी, जैसे सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए अद्वैतवाद का दर्शन भारतेंदु के गले से नीचे नहीं उतर पाया। अहम ब्रह्म सब मूर्ख भाग हैं, ज्ञान गरुड़ बढ़ाएं, तनिक चोट के लगत उठत है, रोई रोई करिहाय, जो तुम ब्रह्म चोट के ही लागी, रोई तजौ क्यों प्राण, हरिचंद हासी नाही के करनौ ज्ञान विधान। जो पै सबे ब्रह्म ही होए, तो तुम जोरु जननी मानो एक भाव सो दोए, ब्रह्म ब्रह्म कही काज न सरनो, वृथा मरो क्यों रोए, हरिचंद इस बात तन सो नहीं ब्रह्मई, ब्रह्मनी पैहो कोय। इसी प्रकार अद्वैतवादियों की इस मान्यता का भी वे खंडन करते हैं कि जगत माया है और मिथ्या है। जहाँ अगर झूठा है तो फिर मतवालों का क्या है काम, फिर मजहब के भला क्यों करता है हर शख्स कलाम, वेद वगैरह भी तो जहाँ में, फिर क्या है इनसे काम, इनके सिवा भी कहोगे जो कुछ सब झूठा है मुदाम, खुद झूठा जो होगा उसका कहना भी है सब झूठा। स्वामी दयानंद एवं उनके आर्य समाज द्वारा मूर्ति पूजा, ईश्वर के सगुण रूप का विरोध उन्हें नहीं जचता था, किंतु उनके सामाजिक सुधारों का वे समर्थन करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म समाज की धार्मिक मान्यताओं के यदि वे विरोधी थे तो उनकी सामाजिक सुधार की मान्यताओं के पक्षधर भी थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन के भी वे पक्षधर थे। विधवा विवाह, विदेश गमन, अंतर्जातीय विवाह आदि को इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इनके अलावा भारतेंदु के विभिन्न धर्मों के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं जो जैन, सिख, इस्लाम आदि धर्मों के महत्व को स्वीकार करती है। कुल मिलाकर देखें तो भारतेंदु इन कविताओं में देश और समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए चिंतित और प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि एक बार वे जैन मंदिर चले गए तो समाज ने उन्हें नास्तिक करार दिया। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप यह रचना उन्होंने लिखी थी। बात को मूर्ख की यह मानो, हाथी मारे तो तोहू नाही, जिन मंदिर में जानो, जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानो। इसी प्रकार गुरु नानक के बारे में उन्होंने लिखा, बाबा नानक हरि नाम दे पंचम दही उधार किए, जग ऊंच नीच जन करी कृपा एक भाव अपनाई लिए।
कुरान का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया और मुसलमानों के प्रति उन्होंने कहा, पीरजादी बीबी रस्ती पदरज नित सिर धरिए, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वरिये। सभी धार्मिक मतांतरों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने के बाद वे इसी नतीजे पर पहुँचे कि सभी धर्मों की मूल दृष्टि एक ही है। मतांतरों पर झगड़ने से कोई लाभ नहीं है और सभी को अपने अपने मतों को मानते हुए दूसरे धर्म का आदर और सम्मान करना चाहिए। खंडन जग में काको कीजिए, सम्मत अपने ही तो है, इन सबको कहाँ उत्तर दीजिए। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मार्ग की कल्पना की जिसमें आडंबर रहित ईश्वर भक्ति का मार्ग सभी के लिए सुलभ हो सके। प्यारे पे ये केवल प्रेम में, ना ही ज्ञान में, ना ही ध्यान में, ना ही कर्म कुलनेम में, ना ही भारत में, ना ही रामायण में, ना ही मनु में, ना ही वेद में, ना ही झगड़े में, ना ही युक्ति में, ना ही मतन के भेद में, ना ही मंदिर में, ना ही पूजा में, ना ही घंटा की घोर में, हरिचंद वह बध्यो डोलत एक प्रीति के डोर में। इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतेंदु की धार्मिक कविताएं धार्मिक काव्य की परंपरा को धार्मिक समन्वयवाद या धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर विकसित करने का प्रयास करती है। श्रृंगारपरक काव्य परंपरा का अनुपालन करते हुए भारतेंदु ने प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी है। भक्ति के क्षेत्र में सुर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। ब्रह्मासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की कविताएं हैं, लेकिन रीतिबद्ध कवियों की भांति उनकी प्रेम, सौंदर्य एवं श्रृंगारपरक कविताएं किन्हीं राजा, दरबार या मनसबदारों की चाकरी में नहीं लिखी गई थी। उनकी ऐसी कविताओं की संख्या भी अधिक नहीं है। प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षणन, देवी छद्म लीला, वसंत होली तथा प्रेम तरंग आदि उनकी ये रचनाएं ही इस श्रेणी में आती है। दूसरी बात यह है कि ऐसी कविताओं में भारतेंदु हाथ आजमाइश जरूर करते हैं, किंतु उनकी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति यहाँ भी सक्रिय दिखती है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम के अतुल अनुभव ऐसी कविताओं की प्रेरणा रहे हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। रीतिकालीन कविता की परंपरा से विचलन के संकेत ऐसे ही कविताओं में भी लक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि भारतेंदु इन कविताओं में भी पूरे स्वच्छंद, मस्त एवं लोकमन, लोकजन से नाता जोड़ने के प्रयास में रत दिखाई पड़ते हैं। रीतिमुक्त कवि घनानंद के कठिन प्रेम की तरह भारतेंदु का प्रेम सरोवर भी बहुत गहरा है। इस रचना में प्रेम मार्ग की कठिनाइयाँ, प्रेम की परिभाषा और जीवन में उसके सार का भारतेंदु स्वच्छंद ढंग से निरूपण करते हैं। प्रेम सरोवर की यह तिष्ट विधि प्रमाण लोक वेद को प्रथम ही देहु तिलांजलि दान, अति सूक्ष्म कोमल अति अति पत्रो अति दूर, प्रेम कठिन सब में सादा नित एक रस भरपूर। इसी प्रकार पावस ऋतु के जीवन चित्रण की पृष्ठभूमि में भारतेंदु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, उनके विरह मिलन का चित्रण करते हैं। ऐसा चित्रण रीतिकाल में खूब मिलता है। इस दृष्टि से इसमें कोई नवीनता चाहे न हो, किंतु ऐसे चित्रण में भी भारतेंदु की संवेदनशीलता छिपी नहीं रहती। चाहे पावस ऋतु के विभिन्न चित्रण हो या राधा की स्मृति में कृष्ण से मिलन का चित्रण हो या विरह का। बात बिनु कृत पिया बदनाम, कौन हेतु वह लाज हरे, मम बिना बात बे काम, अजू गई हो प्रातः जमुन तट आओ तह घन श्याम, पकड़ी मोही जल बीच हलोरयो तरोयो कर को दाम, लरी कंकन को दियो खरौठा, मेरे मुख सुनुबाम, हरिचंद जाते जामई, सब छिपे न प्रीति मुदाम। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेंदु परंपरा से कन्नी काट कर आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपनाकर उसमें से अच्छा बुरा पहचान कर ही वह अपने समय से जुड़ना चाहते हैं। उनकी इन सभी रचनाओं को इसी संदर्भ में देखा परखा जाना चाहिए। उनकी प्रेम तरंग रचना इस प्रक्रिया का बेहतर उदाहरण है। इसमें प्रणय भावना की व्यंजना है, किंतु एक और तो भारतेंदु राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं का खुलकर प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर लोक संगीत की दुनिया की विभिन्न राग रागनियों को आधार बनाकर प्रणय की अभिव्यंजना करते हैं। यह खुलापन, मुक्ति का यह एहसास, लोक परंपरागत काव्य में मिलाना, विभिन्न भाषाओं के प्रयोग इसी ओर इंगित करते हैं कि भारतेंदु अपने समय के दबावों को न केवल महसूस कर रहे थे, बल्कि उसे किस तरह वारी दी जाए, परंपरा को कैसे लोकजन,
लोकमन से जोड़ा जाए, काव्य की कौन सी दिशा निर्धारित की जाए, इसी की ओर सचेत रूप से वे सक्रिय थे। आधुनिक कविताएं। राजभक्ति। आधुनिक कविताओं में भारतेंदु की उन सभी कविताओं को लिखा जा सकता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासनाध्यक्षों, ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी। भारतेंदु ने प्रथम कविता महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 ईस्वी में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। इसी प्रकार महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिनबरा के 1869 में भारत आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु ने अपना हर्ष प्रकट किया था। जाके दरस हित सदा नैना मरत पियास, सोमुख चंद बिलोके हैं पूरी सब मन आस, नैन बिछाए आप हित आवहु या मग होए, कमल पावरे ये किए अति कोमल पद जोए। 1870 मेंस ड्यूक ऑफ एडिनबरा के बनारस आने पर और 1871 में प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर, 1874 में प्रिंस के रूसी राजकुमारी के साथ विवाह होने पर तथा 1875 में भारत आने पर भारतेंदु ने उनके सम्मान में कविताएं लिखी। स्वागत 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 धन्य तुम्ही भावी राजधिराज, भाई भई सनाथा भूमि यह परसी, चरण तुम आज राजकुंवर आओ इते, दर्शाओ मुख चंद बरसाओ हम पर सुधा, बढ़ेओ परम आनंद। यही नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मानकर वह उनके सामने भारत की पीड़ा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भरे नेत्र असुवन जलधारा, ले उहास यह वचन उचारा, क्यों आवत इत निरपति कुमारा, भारत में छायो अंधियारा। तिनको सब दुख कुंवर छुड़ाओ, दासी की सब आस पुराओ, ब्रिटिश सिंह के बदन कराला, लखी न सकत भयभीत भुआला। भारतेंदु की ऐसी कविताओं के आधार पर उन पर ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का भी आरोप भी लगाया जाता रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह प्रश्न करते हैं, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों से कभी बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसरों पर सत्कार किया, तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य से यह आशा क्यों करनी चाहिए कि वह उपनिवेशवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में सभी अंग्रेजों को एक ही नज़र से देखेगा और उनसे मानवीय रिश्ते तोड़ लेगा। लेकिन मूल सवाल यह भी नहीं है। मूल सवाल यह है कि 1857 के राष्ट्रीय संग्राम के होने के बावजूद भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति और ब्रिटिश लॉर्ड आदि के प्रति सहानुभूति सम्मान प्रदर्शन क्यों करते रहे। इसका जवाब 1857 से पूर्व अंग्रेजी राज और 1857 के बाद के अंग्रेजी राज के फर्क को रेखांकित करने पर मिल सकता है। 1857 से पूर्व अंग्रेज़ों की नीति भारत को सिर्फ लूटने खसोटने की थी। उनकी निगाह में सभी शोषण के पात्र थे। जमींदार, नवाब, किसान, स्त्री, पुरुष सभी समुदाय के लोगों में उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेज़ों की नीति में गहरा अंतर आ गया। 1858 के अपने घोषणा पत्र में महारानी ने जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता था कि ब्रिटिश राज यहाँ लूट खसोट के मकसद से पांव पसार रही है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था, हमारी यह इच्छा है कि जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी के उन पदों पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी के कारण हो। महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया था। संभवतः यही कारण है कि भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति अपना इतना सम्मान प्रदर्शित करते हैं और भारत के कल्याण की उससे अपेक्षा करते हैं। इससे भी कोई दो राय नहीं है। उस समय तक देश की राजनीतिक हालत ऐसी हो चुकी थी कि नवाबों, राजाओं और समझदारों की आलसी शोषणपरक प्रवृत्तियों से प्रजा बेहाल थी। सामाजिक बुराइयों, धार्मिक अंधविश्वासों से समाज पतन की ओर अग्रसर था। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ज्ञान विज्ञान, नई तकनीकी, नए प्रशासन की तरकीबें और स्वच्छ प्रशासन के आश्वासन निश्चय ही मन को लुभाने वाले थे। भारतेंदु ने लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन के प्रति लेख, कविताएं लिखकर जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है वह अकारथ नहीं थी। लॉर्ड लॉरेंस ने देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया। किसानों की हितों की सुरक्षा के लिए 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जिसे इतिहासकारों ने भी लाभकारी एवं परोपकारी विधान माना है। यह बात दीगर है कि
ब्रिटिश सत्ता की ये सभी सुधार अपने पैर जमाने की चालबाज तरकीबों का ही एक दिखावटी हिस्सा थे। लॉर्ड मेयो ने भी अपने अल्प शासनकाल में देसी राजाओं और प्रजा का आदर अर्जित करने के लिए अनेक कदम उठाए थे। सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की व्यवस्था में भी मेयो ने ही की थी। लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल के दौरान सुधार के जितने कार्य किए, उन्हीं के कारण उन्हें इतनी प्रशंसा मिली। भारतेंदु ने रिपनाष्टक लिखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जय जय रिपन उदार, जयति भारत हितकारी, जयति सत्य पथ पथिक, जयति जन शोक बिदारी, जय मुद्रा स्वाधीन, करण सलम दुखनाशन, भृत्य वृत्ति पद, जय प्रीत जय दया प्रकाशन। भारतेंदु लॉर्ड रिपन और पूर्ववर्ती सभी लॉर्ड शासकों में अंतर करते हैं और बताते हैं कि क्यों रिपन सभी लॉर्डों से अधिक सम्मानीय और प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि बहुबल क्लाइव जित्यो सगरो भारत, यद्यपि और लटनहु को जन नाम उचारत, यद्यपि हेस्टिंग्स आदि सात धन ले गए भारी, तद्यपि यद्यपि लिटन दरबार क्यों सजी बड़ी त्यारी, पे हम बिहिंदुन के ही की भक्ति न कहो संग गई, सो केवल तुम्हारे संग रिपन छाया सी साथिन भई। ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु अंध राजभक्त नहीं थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स लॉर्ड लिटन के प्रति उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां इस बात की गवाह है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा धन लूट कर ले जाना, लॉर्ड लिटन के शासन के दौरान 50 लाख से भी अधिक लोगों की अकाल में मृत्यु होना तथा उसके कुशासन की अनेक त्रुटियों की भारतेंदु ने कटु आलोचना की है। स्ट्रेची डिजरायली लिटन चितय नीति के जाल फंसी भारत जर्जर भयो, काबुल युद्ध अकाल, सुजस मिले अंग्रेज को, होए रूस की रोक, बढ़े ब्रिटिश वाणिज्य पे, हमको केवल शोक। देशभक्ति 1858 से 1881 तक यानी कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल शुरू होने तक भारतेंदु की राजनीति समझ इस प्रकार की थी कि वे जनता के दुखों, पीड़ाओं, बदहाली आदि को कभी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का अनुनय विनय करते रहें और महारानी को जनता का हित रक्षक मानते रहें। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के शब्दों में, जहां तक भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति का सवाल है, वह भी काफ़ी अरसे तक ऐसी राष्ट्रभक्ति है जिसमें देश दशा के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर क्षोभ और अवसाद, देशोद्धार की वास्तविक चिंता, देश के रूढ़ि जर्जर स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपनी परंपरा पर गर्व और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को पाने की ललक तथा प्रगति के नए रास्तों पर देश को ले जाने की चिंता, पराधीनता तथा आर्थिक शोषण से उसकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षा और उसके लिए किए गए प्रयास आदि तो है, परंतु यह सब राजेश्वरी के संरक्षण में हो सकेगा, इस बात का भोला विश्वास भी है। बाद में उपनिवेशी साम्राज्यवाद की सुधारवादी नीति की कलई उनके सामने उतरती गई। वे इस बात को समझ गए कि साम्राज्यवाद सामंतवाद के हाथ मिलाकर वही पुराना लूट खसोट का खेल खेल रहा है और जनता की वास्तविक तकलीफ़ों को दूर करने का उसका इरादा पाक साफ नहीं है। यह भी देख रहे थे कि अंग्रेजी सत्ता ने जनता और अपने बीच ऐसे लोगों की एक जमात को प्रश्रय देकर खरीद लिया है जो अंग्रेजी सत्ता के न्यायिक होने का बिगुल बजाती रहे और बदले में लूट का एक हिस्सा हासिल करती रहे। इसलिए 1881 में रचित उनकी कविता विजय वल्लरी और 1884 में रचित विजयनी विजय बैजंती में भारत के दुख कष्टों का तो खूब वर्णन किया है, किंतु कहीं पर भी महारानी तक इन दुखों को पहुंचाने का आह्वान नहीं है। विजय वल्लरी अफगान युद्ध समाप्त होने पर और विजयनी विजय बैजंती मिस्र विजय के बाद लिखी गई, लेकिन दोनों कविताओं का मूल लक्ष्य राजभक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि राजभक्ति को औजार बनाकर अंग्रेजों के शोषण अत्याचार को उद्घाटित करना तथा वीरतापूर्ण भारतीय संघर्ष की ऐतिहासिक परंपरा को उजागर करते हुए अंडरग्राउंड रूप से भारतवासियों को ललकारना है। यह वस्तुतः औपनिवेशिक सुधारवाद से मोहभंग की कविताएं हैं। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है, किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किसे लाभ होता है, इसका भी स्पष्टीकरण वे देते हैं। ये तो समुझत व्यर्थ सब, यह रोटी उत्पात, भारत कोश विनाश को हिये अति ही अकुलात,
इति भीति दुष्काल सो पीड़ित कर को सोग, ताहू पे धन नाश की यह बिनु काज योग। स्ट्रेसी डिजरायली लिटन चिते नीति के जाल, फंसी भारत जर्जर भयो काबुल युद्ध अकाल। भारतेंदु की यह बदली हुई समझ नए ज़माने की मुकरी में दिखाई देती है, जिसकी रचना उन्होंने 1884 ईस्वी में की थी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तनमन धन मुँह से, जाहिर बातन पे अति तेज, क्यों सखी सजन नहीं अंग्रेज। उपनिवेशी सुधारवाद की पोल इस मुकरी में पूरी तरह खुलकर सामने आती है। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजियाँ करके लूटने में लगे हैं। राष्ट्रीय चेतना। इसी प्रकार विजयनी विजय वैजयंती कविता को लिया जा सकता है, जो लिखी तो मिस्र विजय के उपलक्ष्य में है, किंतु प्रकारांतरण में से औपनिवेशिक अंग्रेजी राज की चालबाजियों, झूठे आश्वासनों को नंगा करती चलती है। मिस्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत का ऐतिहासिक गौरव, भीम अर्जुन नकुल सहदेव की याद और भारत की वर्तमान दुर्दशा को वे वर्णन करने लगते हैं। वे अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते हैं जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति, उसके लिए जिम्मेदारी आदि प्रश्नों को सामने न लाएं। मिस्र विजय का विजयोत्सव मनाने के लिए बनारस इंस्टीट्यूट की एक विशेष सभा 22 सितंबर 1882 को बनारस के टाउन हॉल में हुई थी। वहीं भरी सभा में भारतेंदु ने एक कविता का पाठ किया था। इस कविता में भारतेंदु ने अपनी समझ इस प्रकार व्यक्त की: जो भारत जग में रहो सब सो उत्तम देश, ताही भारत में रहो अब नहीं सुख को लेस। अर्थात अंग्रेज राज या ब्रिटिश राज में भारत की यह हालत हो गई है कि सुख का लेस मात्र भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। हाय सो भारत भूमि भई सब भांति दुखारी, रेहो न एकहु वीर सहस्त्रन कोस मंझारी। होत सिंह को नाद जौन भारत बन माही, ताह अब सशक सियार स्वान खर आदि लखाही। जहाँ सूझी उज्जैन अवध कनौज रहबर, तब अब रोवत सिंहा चहूँ दिसी लखियत खंडहर। इसी कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भारतेंदु अपनी समझ का भी परिचय देते हैं। 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी। कठिन सिपाही द्रोह अनल, जाजल बस बल नासी, जिन भय सिर ना हिलाई, सकत कहूँ भारतवासी। सिपाही विद्रोह को भारतेंदु गलत नहीं कठिन मानते हैं। इस बारे में डॉक्टर शंभुनाथ टिप्पणी करते हैं: इन पंक्तियों को लगता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के औपनिवेशिक आतंकवाद को पूरी तरह जीकर लिखा है। उन्होंने सिपाही विद्रोह को गलत नहीं कहा, बल्कि बतलाया है कि यह कितना कठिन काम था। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी सेना ने देश के जनबल का इतनी निर्ममता से नाश किया कि अब भय से भारतवासी कहीं सिर नहीं उठा सकते। भारतेंदु कार्ल मार्क्स के समकालीन थे। 1857 के प्रति उनका नज़रिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्स ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय कहकर मर्यादा दी, भारतेंदु ने कठिन कह कर दी। देश की तत्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया है, साथ ही उसके कारणों का खुलासा भी वे करते चलते हैं। अतीत के वर्णन के साथ यह भी वे बताते चलते हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा। प्रबोधिनी कविता में उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफ़ी सबूत जुटाए थे। भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के समर्थक हो गए थे। वैदिकी हिंसा न भवती में बंगाली पात्र द्वारा उच्चरित यह श्लोक विद्यासागर से ही प्रेरित था। नष्टे मृते प्रविजते क्लिवे च पतिते पतौ, पंच स्वायस्तु नारिना पतिर्यो विधीयते। अर्थात पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, लापता हो जाने, नपुंसक हो जाने और पतित हो जाने पर इन 5 प्रकार की विपत्तियों में पर स्त्रियों के लिए दूसरा पति का विधान है। नए जमाने की मुकरी में भी भारतेंदु विद्यासागर की प्रशंसा करते थे। सुंदर वाणी कही समझायो
विधवागण सो नेह बढ़ाओ, दया निधान परम गुण आकर, तजी सजन नहीं विद्यासागर। इसी प्रकार भारत दुर्दशा में एक पात्र द्वारा भारतेंदु कहलावाते हैं कि धर्म ने समाज की दुर्दशा कैसे की। रुचि बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकटी चलाए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबो सो वरजी छुड़ायो। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होए देत अब, बलकपन में ब्याही प्रतिबल नाश कियो सब। करी कुलाल किए बहुत ब्याह बल बिरज मरयो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचरो प्रचारियो। रोकी बिलाय तमगम कुपमंडुक बनायो, औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो। बहु देवी देवता भूत प्रतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। छुआछूत बाल विवाह, जन्मपत्री देकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि ढकोसले अंधविश्वासों का भारतेंदु खुलकर विरोध करते हैं, जिन्होंने समाज को रूढ़िवादी बनाकर पतन में धकेल दिया है। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करना था जो प्रशासन में उन्हें सहयोग दे सके। इस संदर्भ में मिशनरियों द्वारा स्थापित स्कूल लॉर्ड वेंटिक, मेटकॉफ, राजा राम मोहन राय इत्यादि के समर्थन के बाद 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया और 1852 में बंगाल, बम्बई, कलकत्ता प्रेसिडेंसियों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भारतेंदु नवजागरण की इस प्रवृत्ति के पक्षधर थे और चाहते थे कि लोग अंग्रेजी सीखकर विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचित हो। लखहु न अंग्रेजन करी उन्नति भाषा वाही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजीन माह लखई। अंग्रेजी के साथ वह निज भाषा उन्नति का भी जोर जोर से पक्ष लेते हैं। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कवियों की ये पंक्तियाँ आपने भी अवश्य पढ़ी सुनी होगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हिये को सूल। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषाओं का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। इस कविता में भारतेंदु तरह तरह के उदाहरण देकर समझाते हैं कि भाषाओं को सीखना देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, विश्व के ज्ञान विज्ञान तकनीकी को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि अंग्रेजी का ज्ञान न हो तो नहीं कछु जानत तार के, खबर कौन विधि जात, रेल चलत के ही भांति सो कल है काको नाव। तोप चलावत किमी सबे जारी सकल जो गाँव, वस्त्र बनत के ही भांति सो कागज के ही विधि होत। काही कबाइत कहत है बांधत किमी जलसोत, उतरत फोटोग्राफ किमी छिन भय मह छाया रूप। होए मनुष्य ही क्यों भयो हम गुलाम ये भूप। साहित्य क्षेत्र में भारतेंदु के योगदान का महत्व। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मात्र एक कवि और कुशल गद्यकार ही नहीं थे, एक युग परिवर्तक साहित्यकार भी थे। इनके इर्द गिर्द कवियों और लेखकों का एक बहुत बड़ा समुदाय एकत्र हो गया था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से अभिहित किया जाता है। इस दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास आदि के नाम उल्लेखनीय है। भारतेंदु के साथ ही इनके मंडल के अधिकांश लेखकों की अपनी पत्रिकाएं थीं। इन सब के माध्यम से भारतेंदु ने हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ ही नव जागरण और समाज सुधार का एक व्यापक अभियान चलाया था। पत्र पत्रिकाओं में उठाए जाने वाले मुद्दे, इनमें आयोजित बहसों के माध्यम से जन जागरण की भावना का प्रचार प्रसार होता था। धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना के विरुद्ध और पारस्परिक मेल मिलाप, समानता और स्वतंत्रता की भावना के महत्व को भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक पूरे तालमेल के साथ अपनी लेखन और अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करते थे।
भारतेंदु की सामाजिक प्रतिबद्धता इतनी गहरी थी कि वे अपनी पत्रिकाओं में विभिन्न स्थानों की बोली में कविता के तमाम सारे ऐसे विषयों की सूची प्रकाशित करते थे जिन पर स्थानीय लोग कविताएं लिखकर लोगों में वितरित करें। इस प्रकार की रचनाएं वे स्वयं छापते थे। इनके विषय होते थे नारी शिक्षा का महत्व, बच्चों का सुचारू रूप से पालन पोषण, अंधविश्वास और रूढ़ियों के दोष का वर्णन आदि। अपने इस कार्यों के माध्यम से भारतेंदु ने जनहित में एक व्यापक आंदोलन का सूत्रपात किया था। अपनी कविताओं के साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में पहेली, मुकरी, कजली, विरहा, चांचर, चैता, खेमटा, विदेशिया आदि लोकगीतों की शैली का प्रयोग कर जन जागरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा था। ये सारे कार्य उनके साहित्यिक योगदान के साथ ही सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। सारांश संक्षेप में अब यदि हम आकलन करें तो देखते हैं कि भारतेंदु एक कवि के रूप में और एक तो अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर काव्य को जनता के साथ भी जोड़ना चाहते हैं। यह काम शिल्प के उच्च स्तर पर वे लोक राग, लोक संगीत, लोक छंदों को अपना कर सकते हैं, तो विषय वस्तु के स्तर पर समाज और जनजीवन के तमाम दुख दर्दों को अपनी कविता का विषय बनाकर राष्ट्रीय नवजागरण के जितने भी आयाम हो सकते हैं, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, समाज सुधार, वे सब भारतेंदु की कविता का विषय बनते हैं। अपने काव्य विकास के दौर में अंग्रेजी राज की साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी मानसिकता को भी वे समझते हैं और खुलकर उनके विरोध में भी खड़े होते हैं। विशेषकर भारत दुर्दशा में आई उनकी कविताएं और हिंदी भाषा पर उनका काव्य व्याख्यान इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। हालांकि आरंभ में वे ब्रज भाषा की मधुरता, सहजता और काव्य का पारंपरिक माध्यम होने के कारण यह सोच पाने में भी कठिनाई अनुभव करते रहे हैं कि काव्य की भाषा खरी बोली भी हो सकती है, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी में भी कविताएं लिखकर वे अपने देश प्रेम भाषाओं के प्रति राष्ट्रीय दृष्टि का भी वे परिचय देते चलते हैं। कुछ विद्वानों को भारतेंदु की राजभक्ति की कविताओं को देखकर हमेशा उन्हें स्वीकार करने में परेशानी का अनुभव होता रहा, किंतु विश्लेषण करने पर और ऐतिहासिक सामयिक परिप्रेक्ष्य में रहकर देखने पर उनकी सार्थकता का स्वाभाविकता स्वतः जाहिर हो जाती है। दरअसल पुनर्जागरण के ऐसे समय में जब देश समाज एक और अपनी ही धर्माधता, रूढ़िवादिता, साहित्य की समाज विमुख परंपरा से लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो और दूसरी ओर साम्राज्यवादी आक्रमणकारी व्यक्तियों से मुकाबला करने को भी तैयार होना चाहता हो, तो किसी भी रचनाकार को गहरे आत्मसंघर्ष, अंतर्विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। उनके इन अंतर्विरोधों, आत्मसंघर्षों को यदि सही परिप्रेक्ष्य में रह कर न देखा जाए तो निष्कर्ष गलत भी निकल सकते हैं। भारतेंदु का साहित्य, विशेषकर उनका काव्य, इन अंतर्विरोधों को अपनी रचना प्रक्रिया का अंग बनाकर सृजन के धरातल पर आता है। इसलिए उनके काव्य की मुख्य विशेषताओं को राष्ट्रीय नवजागरण की प्रवृत्तियों के रूप में ही देखा समझा जाना चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने MSD 2 के इकाई 1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकाई 2 के बारे में पढ़ेंगे।